जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे यूजुअली अगर हम इकोनॉमी के स्टैंड को देखें, इसके समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। चलते हम इस पर एक चर्चा करते हैं, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, राइट है ना। तो इस हेडिंग से ही दो कंसेप्ट निकलता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, राइट है ना। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज, इन दो वो समझिए आप, है ना। ये 10th क्लास के ज्योग्राफी में है। चूँकि हमारे पास एक लिमिटेड पेरीमीटर है, इसलिए हम उसी संदर्भ में समझेंगे इसको कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली हम नाम से इसका मतलब निकालते हैं तो किसी चीज़ का निर्माण करना, राइट है ना। किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यही होता है। यूजुअली हम लोग समझते हैं कोई नया चीज़ बनेगा, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, राइट। चला, इंडस्ट्री क्या होता है कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जहाँ पर ये चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, अभी ये बनाई जाती है। तो दोनों को मिलाकर के एक चैप्टर का नाम दिया गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, राइट है ना। या समझने की कोशिश करें, अगर क्वेश्चन पूछता है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें हमने 3 बताया था, शायद आपको याद होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, 3 के बारे में बताया था। तो प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, आई मीन खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ सेक्टर जो है वह प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है, जो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं नया चीज, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। और तीसरा टर्शियरी सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर है, इसको मैं ब्रीफ में लिख देता हूँ। रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सेकेंडरी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शियरी रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, राइट है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ भी आता है कि प्राइमरी रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा, जो कुछ भी है जो नेचुरल रिसोर्स हम डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। एंड थर्ड वन जो सर्विस सेक्टर है वो है टर्शियरी सेक्टर। आज के डेट में टर्शियरी सेक्टर में मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व हैं एज कंपेयर टू द रिमेनिंग 2, ठीक है। चलते हैं, अब इनको सिर्फ इतना ही तक समझिए आप। अब क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर पेपर में आता है तो आप उसको कैसे लिख पाएंगे, तो आप उसको कैसे प्रॉपर रूप से डिफाइन कर पाएंगे, इसको समझने की कोशिश करें हम लोग। आखिरकार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब माल से है, किसी वस्तु का जो उत्पादन होता है इन लार्ज क्वांटिटीज, जब बड़े पैमाने पर हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम, चूंकि अचानक तो चीज प्रोड्यूस नहीं हो जाएगी, तो जब हम बड़े पैमाने पर किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, फ्रॉम कहाँ से, रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल से एक बड़े पैमाने पर हम जो चीज प्रोड्यूस करते हैं, टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग। जब कच्चे माल से बड़े पैमाने पर उसको वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को ही हम मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। तो फिर से रिकॉल कर लीजिए। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल गुड्स, जब हम एक लंबे प्रोसेस के बाद उस रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह के उत्पादन को जो कि बड़े पैमाने पर होती है, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। इतना आप याद रख लेंगे तो आपको पेपर में लिखने में सुविधा होगी। तो क्वेश्चन क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग। तो यू हैव टू राइट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, जब हम रॉ मटेरियल कच्चे माल को एक फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बना। और एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर, आई मीन उस कौन से सेक्टर उसमें आते हैं। तो याद कीजिए ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी था और उसके और हिस्से जिसमें वो शामिल है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, सपोज के पेपर फ्रॉम वुड, पेपर जो प्रोड्यूस किया जाती कहाँ से, वुड से। आपने सुना होगा पेपर के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, तो वुड से हम पेपर प्रोड्यूस कर पाते हैं, आई मीन पेपर फ्रॉम वुड। शुगर, जो चीनी आज हम लोग खाते हैं, वह कहाँ से मिलता है, शुगर केन से मिलता है। शुगर केन को आप देख रहे हैं, चीनी को भी देख रहे हैं। ये इस तरह के जो हमारे पास हम लोग डायरेक्ट इंटेक करते हैं, उस रूप में आने के लिए लॉट्स ऑफ प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। आयरन एंड स्टील, जो कि एक आयरन ओर से मिलता है। एल्यूमिनियम, जो कि बॉक्साइट। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एल्यूमिनियम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम बॉक्साइट।
याद कर जाइए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? बॉक्साइट से, राइट है ना। तो एल्युमिनियम का डिस्कशन कहाँ से होता है? बॉक्साइट से। यानी एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश किया है यहाँ पे कि इन चीज़ों का फॉर्मेशन इनसे हुआ है। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग से हमें फाइनल गुड्स के रूप में चीज़ मिलता है, ठीक। रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आखिरकार हम मैन्युफैक्चरिंग करते क्यों हैं? यूजुअली हम लोग समझते हैं, लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, राइट है ना, मैन्युफैक्चरिंग का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, तो इसको समझिए आप एक बार। मैन्युफैक्चरिंग से क्या फायदा मिलता है उसको समझाना है यहाँ पर। क्वेश्चन में हमें समझना होता है कि क्या पूछा जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, यह क्या क्या फायदा मुझे दिलाता है। समझिए यहाँ पे, इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। हम खेती करने के तरीके जानते ही हैं, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा एडवांस कर दें, आई मीन कहीं न कहीं उसमें हम एक नए सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का यूज करें, तो एक लगता है कि हमें कुछ आउटपुट मैक्सिमम मिल रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जो एक नए तरह की टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, तो हमें एक मैक्सिमम आउटपुट मिल पाता है, आई मीन सेम रिसोर्स में। चलिए, इससे क्या हुआ है, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, यह खेती को आधुनिक बना देता है। विद हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज हम क्या कर पाते हैं, एग्रीकल्चर को मॉडर्न कर पाते हैं, राइट। दूसरा, इट रिड्यूसेस द हेवी डिपेंडेंस। एक जो भारी निर्भरता थी, हम लोग खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट थे, हम लोग की कंप्लीट डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पर थी, उसको रिड्यूस करता है ऑन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स। कैसे कम होगा, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काम करने के अवसर मिलेंगे। कहाँ, इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। अच्छा, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बताया था सेकेंडरी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्सरी रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जॉब मिलने से जो हैवी डिपेंडेंस है किस पर, एग्रीकल्चर पर, उसमें थोड़ा सा कमी आती है। जब मैन्युफैक्चरिंग है तभी ये संभव हो पाया कि लोगों का एक भार जो है, बोझ जो है वह कम हो गया है। कहाँ लोग इन्वॉल्व हो गए जॉब करने में, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, इन सेक्टरों में लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, बशर्ते कि उधर हम लोग जो इन्वॉल्व थे उधर एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में। तो दो चीज़ आपको समझ में आ गया, एग्रीकल्चर मॉडर्न हो जाता है, दूसरा हैवी डिपेंडेंस जो था वह प्राइमरी सेक्टर पे, उसमें कमी हो जाती है। तीसरा, इट इरेडिकेट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। आप इन दोनों को भी समझ रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी तो गरीबी हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट हुआ बेरोजगारी। जो बेरोजगारी एक समस्या है कि जो लोग जॉब करना चाहते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती है, सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज, आई मीन पर्सन इज विलिंग टू डू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो उस तरह की सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी, जब लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, दैट इज पॉवर्टी। तो इस तरह की जो मेजर चैलेंज है या प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉर्ट आउट कर देती है कौन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आने से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, गरीबी भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे आने लगते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से कहीं कमी आ जाती है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द रीजनल डिस्पैरिटीज। अब आप देखिए, रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब क्या हो, क्षेत्रीय विविधता। जो दूर दराज का इलाका है, जो डेवलपमेंट से बहुत पीछे है, उन जगहों में भी अगर इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, बाय इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, वहाँ इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं। तो इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर लोगों का आना जाना, एक कम्युनिकेशन जो है बन जाता है। जैसे वहाँ पर लोग जो है, इसको हम ट्राइबल इलाका जो बोलते हैं, जो दूर दराज का इलाका है, रिमोट इलाका है, तो वहाँ पर भी लोगों का एक कम्युनिकेशन आना जाना शुरू हो जाता है। इस तरह से इनको जो है हम आप एक तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के रूप में समझेंगे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो यू शुड राइट दीज पॉइंट्स। आई थिंक यह सब पॉइंट्स जो है ज़्यादा ही ऑथेंटिक लगेंगे आपको, या बहुत आसान है, समझ भी गए होंगे आप लोग कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सेक्टर्स कौन कौन सेक्टर किस सेक्टर से रिलेटेड है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और इसमें एग्जाम्पल के में बता भी दिया कि मैन्युफैक्चरिंग के कुछ एग्जाम्पल क्या हैं। जो बताया था एल्युमिनियम बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी समझा दिया मैंने आपको। अब एक टर्म आता है कि अगर इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो वो कहाँ की जाती है। समझिए यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अगर हम इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वे फैक्टर कौन कौन से हैं जहाँ पे इंडस्ट्री को सेट की जाती है। अच्छा, आप सोचिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं या कोई इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो आप वहाँ इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, वहाँ सेटअप करेंगे जहाँ पे, देखिए ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, मैं यहाँ पर चूंकि जगह के अभाव में कुछ जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। मुझे इंडस्ट्री सेटअप करने पे भी दो चीज़ देखनी है। पहली बात,
एक तो लोकेशन देखना होता है, तो हम उसी लोकेशन की बात कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। वे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो कहाँ होनी चाहिए। देखिए पहला पॉइंट याद रख लेना है कि वहाँ पर मुझे एक लैंड मिले, प्रॉपर लैंड, सफिशिएंट लैंड हो। लैंड याद रखिएगा, लैंड। लेबर, लेबर में आप इसको साइड कर दीजिए, चीप लेबर मतलब सस्ता मजदूर मिले। ऐसा नहीं कि मजदूर मुझे महंगा मिले, नहीं, सस्ता लेबर, सस्ता लैंड, लैंड लेबर। अच्छा, लैंड लेबर के साथ क्या चाहिए वहां पर, रॉ मटेरियल। याद रखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल, जो चीज हम चाहिए रॉ मटेरियल, मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन, 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 वहां पर आने जाने की सुविधा भी होनी चाहिए। मार्केट भी चाहिए, वहां पे नजदीक में मार्केट भी होना चाहिए, मार्केट। कम्युनिकेशन, वहां पर संपर्क, कम्युनिकेशन, संपर्क साधन, साधन। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी जरूरी है। पावर भी देखिए आप यहाँ पर, पावर, बिजली की जरूरत होती है वहां पे। पावर, यानी लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, कम्युनिकेशन, पावर। दीज आर द, आई मीन ये कॉमन पॉइंट्स हमने नोट किया, जो कि आप लोगों के मन में भी आता होगा कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं। वो समझने की जरूरत है कि लैंड, लेबर जो कि चीप लेबर, सस्ता मजदूर, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के साधन, मार्केट क्योंकि वहाँ पर जो सामान प्रोड्यूस होगा उसकी मार्केट में कुछ डिमांड भी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे संपर्क साधने के लिए वहाँ पर एक कनेक्टिविटी भी जरूरी है। पावर, आई मीन बिजली जिससे वो चलती है। इस तरह से कुछ हमें बेसिक पॉइंट्स है जो हमने आप बताने की कोशिश किया, ये सब जरूरी है। इसके लिए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी किसी इंडस्ट्री को हम वहाँ सेटअप करेंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे अवेलेबल हो पाएंगे, राइट नाउ। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि वे कौन से फैक्टर हैं जो कि इन कंट्री के डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती है, राइट है ना। अब देखिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री, ध्यान दीजिए मैं लिख रहा है यहाँ पर कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, आर्थिक मजबूती। आर्थिक मजबूती आपने सुना होगा कि महाशक्ति अमेरिका है, सुना है आपने कि बहुत ही पावरफुल कंट्री है, चाइना है। तो इस तरह से इसका नाम पावरफुल में आता है क्यों, क्योंकि उसका कंसेप्ट जिससे जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से। उसकी आर्थिक मजबूती को हम एक की मेजर्स के रूप में समझते हैं ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी कंट्री का डेवलपमेंट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कंट्री इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी अच्छी तभी होगी जब वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आई मीन इंडस्ट्री वहां पर वेल डेवलप होंगे। आपने सुना भी होगा मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा। याद कीजिए कि मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे देशों में होती हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। आई मीन कंपनी हैविंग ब्रांचेज इन मोर देन वन कंट्री, एक से अधिक देशों में अगर ब्रांच है तो उसको मल्टीनेशनल के नाम से जानते हैं। चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। इतना तो समझ जाइए आप कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक की फैक्टर है जिसके आधार पर हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कौन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इतना याद रख लेना है। चलिए इस क्रम में हम और भी समझें कि एक जीडीपी टर्म आता है। एक बात याद कर लेना आप कि जीडीपी एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है। चैप्टर अगर हम बड़े क्लास की अगर बात करें तो जीडीपी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको समझने के लिए हमें 2-3 लेक्चर की जरूरत होती है, कंप्लीट लेक्चर देने की जरूरत है। क्योंकि आप 10th क्लास के सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो इसमें जो लिमिटेड पर्टिकुलर जो कंसेप्ट समझना है उसी को हम समझाने की कोशिश करें। फिलहाल जीडीपी क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। और 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं हिंदी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्लीज कीप इन माइंड 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही, अगर इस चैप्टर से अगर कोई 1 मार्क क्वेश्चन एब्रीविएशन का एक क्वेश्चन लेता है उसमें एक टर्म नाम आता है इसमें जीडीपी। राइट द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, जीडीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऐसा क्वेश्चन करके आता है। तो आपको क्या लिखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ टर्न फॉर डिफिनेशन, व्हाट, यानी किस हिसाब से उसको हम डिफाइन करेंगे। तो एक्चुअली डिफाइन क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें समझना है कि एक्चुअली एक मॉनेटरी कैलकुलेशन है। मॉनेटरी मतलब मौद्रिक रूप से, पैसे के रूप में कैलकुलेशन है। वह क्या है, फाइनेंशियल ईयर होता है, अप्रैल टू मार्च को आप जानते हैं फाइनेंशियल एक वित्तीय वर्ष के दौरान। समझिए क्या है, इट इज अ मॉनेटरी मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब फाइनल गुड्स से है यहाँ पे। इट इज सॉरी, इट इज अ मॉनेटरी मेजर्स, यह एक मॉनेटरी मेजर है किसका, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कुछ भी माल प्रोड्यूस हुई, फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ
within a natural economy at the given period of time. At the given period of time का मतलब during financial year, एक साल के दौरान sum of final goods is known as gross domestic product. यह क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। एक साल के दौरान जो कुछ भी फाइनल गुड्स का सम होता है वह जीडीपी में काउंट होता है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, जीडीपी में हमारा भारत एक्चुअली विशेष मुझे पढ़ना अभी नहीं है चूंकि, लेकिन मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, चूंकि इसकी चर्चा हुई तो मेरा बताना फर्ज बनता है। जीडीपी में अपना भारत जो है, हमें 2019 का डाटा देखे तो 1920 में इसका 6.1 जीडीपी रहा है भारत का, और इसकी पोजीशन वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 5th पोजीशन रही है। टॉप में अमेरिका रहा है, फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, एंड देन 5th वन इंडिया। अब बहुत याद करना भी आसान है, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, और मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, जापान और इंडिया, राइट है ना। इस तरह से ACJJI याद रखिएगा। अमेरिका टॉप में रहा है, चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया। तो इस तरह से आप अपना पोजीशन कहाँ है? 5th पोजीशन पे। याद रखिए जीडीपी में अपना पोजीशन 5th पे है। इसको हम एक पाई चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी करेंगे। तो कुल मिला के आप इस तमाम टॉपिक्स को समझ गए होंगे कि जीडीपी क्या है, फैक्टर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री क्या है, और इंडस्ट्री क्या है, क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है, ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, राइट है ना। अभी हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में समझा है, अब इसको हम क्लासीफाई भी कर लेते हैं कि किस तरह से इनका वर्गीकरण हुआ है, राइट। पेपर में पूछता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अलग अलग पहलुओं पर उसको हम कैसे क्लासीफाई किए हैं, या समझिए इसको क्या है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण होता है ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को कैसे क्लासीफाई किया। अभी मैंने एक टॉपिक कह दिया ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पे, राइट ना। मालिकाना हक के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, पहला पब्लिक सेक्टर, राइट है ना। पब्लिक सेक्टर नाम सुना होगा अपने, पब्लिक सेक्टर यूजुअली हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर को ही पब्लिक सेक्टर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर किसी इंडिविजुअल का कोई अधिकार मालिकाना हक नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, राइट। जैसे आपने देखा होगा ना, सरकारी कोई भी चीज़ें होती है उसको हम आसानी से, जैसे बस में आप आसानी से सफर कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल गाड़ी में तो नहीं जाते हैं अपन, बस को हाथ दीजिए रोक देते आप बैठ जाते हैं आप, नहीं। तो वह क्या होता है, पब्लिक सेक्टर, राइट है ना। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रन की जाती है वो होता है पब्लिक सेक्टर, ठीक। और इसका अंडरस्टूड है, इससे जो बेनिफिट्स होंगे वो सब गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे। चलिए नाउ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सुनने से भी लगता है किसी खास व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी, राइट है ना। तो एक इंडिविजुअल क्या हुआ है, इंडिविजुअल को अधिकार मिलता है, उसके बेनिफिट्स जितने भी और भी सुविधाएं हैं सब उनको मिलती है। चलिए, इसमें हक भी किसका होता है, किसी खास एक व्यक्ति का होता है, यानी उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आसानी से आप अंदर समझ गए। तीसरा होता है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट का मतलब ये होता है मिला जुला, आई मीन मिला करके किसी से। तो वह क्या होता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, याद कर जाना है आपको कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार और किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह का उसमें भागीदारी होता है, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसमें क्या होता है कि इसमें जो बेनिफिट्स होगा, आई मीन इसके बेनिफिट्स जो होंगे उसमें जो किसी इंडिविजुअल, ध्यान दीजिए स्टेट एंड इंडिविजुअल का भागीदारी होता है, स्टेट एंड इंडिविजुअल, यानी इसके जो बेनिफिट्स होंगे तो उसमें जो ग्रुप्स होते हैं उनको नहीं, या ध्यान देना कि ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं, यानी इस ऊपर भी शेयर होते हैं, इसके जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर जो है उन लोगों को कोई बेनिफिट इसमें नहीं मिलता है। उदाहरण के रूप में आप, मैंने उदाहरण दिया ऑयल इंडिया लिमिटेड, क्या नाम है इसका, ऑयल इंडिया लिमिटेड, याद रख लेना है प्लीज। यानी इसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर, जिसमें किसी स्टेट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल या ग्रुप्स का ही भागीदारी होता है। तो इसकी बेनिफिट्स जो कुछ भी प्रॉफिट होता है एनुअली जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इस सब भागीदारी इसमें होगा। इसमें इसके रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को ज्वाइंट सेक्टर में कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड की जाती है। जबकि दूसरी तरफ कोऑपरेटिव सेक्टर की अगर बात करेंगे, कोऑपरेटिव सेक्टर, तो इसमें आप क्या होता है, याद करना है, कोऑपरेटिव में क्या होता है कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स। इसमें किसकी भागीदारी होती है, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर होते हैं उनकी भागीदारी होती है। मालिकाना किस, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय किसके द्वारा, प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं उसमें इसकी भागीदारी होती है। जो कामगार होते हैं उसकी भी भागीदारी होती है, या दोनों की भागीदारी होती है। जैसे शुगर इंडस्ट्री को देख लीजिए, शुगर इंडस्ट्री में इसमें क्या होता है कि अगर रॉ मटेरियल में अगर अच्छी कीमत पे खरीदा आपने तो अच्छी कीमत, यानी इसका प्रॉफिट या लॉस का डायरेक्ट बेनिफिट प्रोड्यूसर्स जो है, सॉरी रॉ मटेरियल प्रोवाइडर जो है उनको भी शेयर करना पड़ता है।
यानी अगर प्रॉफिट होगी तो उनको भी मिलेगी, लॉस होगी तो उनको भी मिलेगी, आई मीन लॉस उनको भी देना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कोऑपरेटिव माने क्या होता है, सहकारी। जैसे आपने देखा होगा ना कि इसे अमूल दूध के बारे में आपने सुना है, जो गुजरात चाहे कोई भी दिल्ली मिल्क स्कीम जो है, डीएमएस दूध जो है, इस तरह से जो भी आप एग्जाम्पल ले लेंगे तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर का होता है। क्या होता है? कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है उनको लाभ और हानि में भागीदारी जतानी पड़ती है, जबकि ज्वाइंट सेक्टर में ऐसा नहीं है। ज्वाइंट सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स शामिल होते हैं, प्राइवेट तो होल्ली इंडिपेंडेंट यानी इंडिविजुअल का ही हुआ, और पब्लिक वाला कंप्लीट रूप से गवर्नमेंट का होता है। इस तरह से क्लासिफाई हमने 4 भाग में कर दिया। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दूं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, गवर्नमेंट आई मीन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक रन बाय गवर्नमेंट एंड joint private sector run by individual, joint sector government as well as group of people, group of private sectors, I mean individuals या group of individuals, right? इनके द्वारा सहयोगी किया, इसलिए ज्वाइंट सेक्टर के नाम से आते हैं। इस दोनों में अंतर मैंने बताया था, अभी एक बात बताएंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, जब किसी रॉ मटेरियल प्रोवाइडर की भागीदारी से या उनके वर्कर्स को शामिल करके, यानी सबके सहयोग से अगर कोई संस्था चलती है उसको कोऑपरेटिव सेक्टर में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दूध वाली संस्था को हम समझ सकते हैं, या शुगर इंडस्ट्री को देखें। इसमें प्रॉफिट और लॉस का डायरेक्ट प्रभाव रॉ मटेरियल प्रोवाइडर पर भी, जो प्रोड्यूस करते हैं उन पर भी पड़ता है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब देखिए, क्लासिफिकेशन का बेस यह भी है कि रॉ मटेरियल के आधार पर भी उसको हम क्लासीफाई किए हैं 2 भागों में। वह कौन कौन है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। आप याद करिए, पेपर में आता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। यह मैंने 2 भाग में बताया कि एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड क्या होता है। एग्रो बेस्ड नाम से भी पता चलता है, जिस इंडस्ट्री को रन करने के लिए हमें एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। याद कर जाना, उदाहरण के रूप में कॉटन, जूट यानी कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, वूल एंड टेक्सटाइल जो बोलते हैं, शुगर इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल आई मीन खाने योग्य जो तेल हैं उन पर, ये सब कहीं न कहीं डायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर ही डिपेंडेंट है। इसलिए इन सेक्टर्स को हम क्या नाम दिया, इन इंडस्ट्रीज को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। दूसरा मिनरल बेस्ड, वैसी इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल यानी यार लिखा है मैंने यूज्ड मिनरल्स एंड मेटल्स। मिनरल्स जो जमीन के नीचे से मिलता है और मेटल्स का यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल्स। वैसी इंडस्ट्री जिसमें मिनरल्स और मेटल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, सच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। उसको किस नाम से जानते हैं? मिनरल बेस्ड। आप आसानी से समझिए इसको कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है। एग्रो बेस्ड जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर डिपेंडेंट है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। जो मिनरल या मेटालिक मटेरियल पर इन्वॉल्व यानी बेस्ड है वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो इन दोनों में अंतर आप समझ गए। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम एंड मशीन टूल्स, यानी इस तरह की जो पेट्रोकेमिकल्स, ये जो इंडस्ट्री है वह मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आते हैं। तो उदाहरण के रूप में आप समझ गए इन दोनों बातों को। पेपर में डिफरेंस आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो आप इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करके लिख लेंगे ताकि अच्छे मार्क्स आ पाए आपके। चलिए, अब एक बात और भी समझना है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल जूट पॉलिसी 2005। एक क्वेश्चन तो सीधा यहीं से बनता है कि नेशनल जूट पॉलिसी राष्ट्रीय स्तर पे, अभी हम टॉपिक में बहुत कुछ समझना है कि जब कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ इंप्लीमेंट करती है, कुछ पॉलिसी बनाती है। तो एक नेशनल जूट पॉलिसी जो है वह 2005 में इंप्लीमेंट हुई थी। अब कभी कभी आता है कि नेशनल जूट पॉलिसी कब इंप्लीमेंट हुई, तो 2005 में। 2005 में याद कर जाना, जूट आई मीन रिलेटेड टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री 2005। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि नेशनल जूट पॉलिसी कब बनी थी? 2005 में। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स? उसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या थे? अब उद्देश्य क्या थे? अंडरस्टूड है। इम्प्रूव द क्वालिटी, उसका उद्देश्य क्या था? उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना। उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना यानी जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वह उसकी गुणवत्ता अच्छी हो एज कंपेयर टू द अदर वन। दूसरा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादन को भी बढ़ाना, उत्पादकता को भी बढ़ाना, यानी जो चीज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वांटिटी लार्ज स्केल पे हो, यानी उत्पादकता को बढ़ाना क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। ये दोनों उनके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। इंश्योरिंग गुड प्राइस टू द जूट फार्मर्स, जो जूट फार्मर्स हैं उनको अच्छी कीमत भी मिले उसे। मान लिया जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर हैं तो उनको एक अच्छी कीमत भी उसे मिलनी चाहिए।
ये ऐसा ऑब्जेक्टिव था किसका 2005 में जो इम्प्लीमेंट हुआ नेशनल जूट पॉलिसी उसका। इनहांसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर, हेक्टेयर एक्चुअली एरिया की मेजरमेंट है, लैंड को मेजर करने के लिए हम हेक्टेयर का यूज करते हैं। तो इस पर हेक्टेयर जो है अधिक उपज हो इसका भी ध्यान रखा गया। यानी पर हेक्टेयर आपको पता है कॉटन के प्रोड्यूस करने के लिए हमें ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है, और ब्लैक सॉइल जब हमने पढ़ाया था पिछले टॉपिक में कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, उसमें ब्लैक सॉइल के बारे में बताया था। तो उसमें आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं तो जरूर बुक देख लीजिएगा कि ये जो पर हेक्टेयर उपज अधिक होनी चाहिए। दूसरा, जूट फार्मर्स को अच्छी कीमत भी मिलनी चाहिए, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज अधिक प्रोड्यूस हो। इस तरह के जो मुद्दे थे वह मुद्दे किस में आए, नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में आए। तो कुल मिलाकर आप इतना समझ गए। अच्छा, एट ए ग्लांस अगर हम देखें तो कुछ बेसिक आइडिया है जो कि आपको याद रखना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा नोट डाउन कर दिया इसको, कि शुगर में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वर्ल्ड वाइड भी और नेशन वाइड भी। याद कर जाइए, वर्ल्ड वाइड जो ब्राजील है वह टॉप में आता है। दुनिया की अगर बात करें, दुनिया में ब्राजील शुगर के उत्पादन में टॉप में है। और राज्य की बात करें भारत में, ये उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्यों में कौन आता है, उत्तर प्रदेश, यूपी। कॉटन की अगर बात करें, कॉटन जो मैक्सिमम प्रोड्यूस होती है इंडिया में, वह सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। सो याद कर जाइए इंडिया। अच्छा, गुजरात में बेसिकली अगर स्टेट की बात करें तो गुजरात में मैक्सिमम ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी है। जूट की अगर बात करें तो इंडिया में मैक्सिमम है, और वेस्ट बंगाल जो है वह जूट में मैक्सिमम प्रोड्यूसर के रूप में हम जानते हैं। सिल्क की अगर बात करें, जो सेरीकल्चर आपने सुना होगा, सिल्क प्रोडक्शन के जो कल्चर है इसको हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, उसमें चाइना सबसे टॉप में है, और इंडिया जो है वह सेकेंड नंबर पे आता है। सिल्क के उत्पादन में चाइना टॉप में है और भारत दूसरे स्थान पे आता है। तो कुल मिलाकर के मैं उम्मीद करता हूं कि इन तमाम चीज़ों को आप समझने के बाद इस कंक्लूजन में जरूर आ गए होंगे कि इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से टैकल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।